मेरी भाषा की समझ ज़रा कमज़ोर है। मैं अक्सर स्त्री को रीढ़ कह देती हूँ। दर्शकों, रीढ़ की हड्डी जिस तरह हमारे शरीर को सीधा बनाए रखने में मदद करती है, हमें चलाने फिराने हर तरह की जो भी हमारी गतिविधियाँ होती हैं उसको संतुलित करने में मददगार होती है। ठीक इसी प्रकार ये स्त्री नारी महिला एक परिवार को, एक समाज को, एक घर को थामे रखती है, मजबूती के साथ चलाए रखती है, बनाए रखती है। महिला सशक्तिकरण के क्या मायने हैं, इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे और इसमें विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती स्नेहलता शौकन। ये न केवल एक शिक्षाविद हैं, कानूनी विषयों की जानकार हैं, एडवोकेट हैं। स्नेहलता जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आपके हिसाब से आप क्या मानती हैं कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है? महिला सशक्तिकरण एक अपने अंदर बहुत सारे शक्तियों को समाये हुए है। महिला सशक्तिकरण के अंदर शिक्षा भी होती है, आत्मनिर्भरता भी होती है, निर्णय लेने की अक्षमता भी होती है, निर्णय देने की अक्षमता भी होती है। तो महिला सशक्तिकरण आत्मनिर्भर अगर वो है तो उसे हम कहेंगे महिला सशक्तिकरण। तो जैसा ये शब्द सुनने में लगता है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात हम कर रहे हैं, उनकी मजबूती की बात कर रहे हैं, बराबरी की कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी पिछली पीढ़ी थी, यानी दादी नानी वाली जो पीढ़ी थी, जिसमें शायद शिक्षा उतनी नहीं थी जितनी आजकल है, लेकिन तब भी वो अपने फैसलों को ले पाती थी, वो भी सशक्त थी। आप क्या मानती हैं? देखो, मैं इस विषय पे कहना चाहूँगी मैडम कि उस समय सशक्त थी, लेकिन जितनी मात्रा में, जितने ग्राउंड लेवल पे, जितने सतर पे होनी चाहिए उतनी सतर पे महिलाएं सशक्त नहीं थी। अगर उतनी सतर पे होती तो आज तक महिला सशक्तिकरण दिवस मनाना, महिला दिवस मनाना और ये सब चीज़ें क्यों आवश्यकता पड़ती? तो उस समय सशक्त थी भी कई मायनों में और बहुत सारे मायनों में सशक्त नहीं थी, जिसकी आवश्यकता पड़ी और उस पर समाज सुधारकों ने कार्य भी किए हैं। और उनका परिणाम ये है कि अब जाकर के शिक्षा का स्तर जो है, हम कह सकते हैं अगर सर्वे करें एजुकेशन में तो और विभिन्न पदों पर देखें तो महिलाएं जो हैं पुरुषों की अपेक्षा बेहतर तरीके से और अच्छे पदों पे कार्य कर रही। बिल्कुल। जब बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, हम पिछड़ रहे हैं, नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक, तो कौन कौन सी बाधाएं लगती हैं आपको, कौन कौन सी रुकावटें आती हैं राह में? देखो, इसके लिए बहुत सारी बाधाएं। अगर मैं स्टेप वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बाधा है मानसिकता में अंतर की बाधा। बहुत सारी परिवारों की मानसिकता में लड़के लड़की में फ़र्क है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लड़के लड़की में समानता ना होना, बच्चे को, लड़के को अधिक तवज्जो देना। दूसरा, इसको हम मानेंगे कि भाई शिक्षा की कमी रही है और शिक्षा की कमी जैसे जैसे दूर होती जा रही है, जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में दूर होती जा रही है शिक्षा, वहाँ महिलाएं सशक्त हैं। और अगर दूसरी बात अगर यहाँ पे की जाए तो मैं कहना चाहूँगी कि पुरुषों का सहयोग की भी कमी है, जो मैं कहना चाहूँगी जोर दे के इस विषय पे। जहाँ पे पुरुषों का सहयोग, चाहे वो भाई के रूप में है, चाहे वो पिता के रूप में है, चाहे वो पति के रूप में है, जहाँ जहाँ जिन परिवारों में महिलाओं को सहयोग भरपूर मिला, निसंदेह वो आगे बढ़ी। तो मेरा ये मानना है। मतलब कि हमें बेटियों को बेटों के बराबर मानना होगा। बिल्कुल मानना होगा, मानना नहीं होगा, वो बेहतर हैं, उनसे आगे हैं, उनको मौका देना है बस। उनको मौका दिया जाए, उनकी प्रतिभा को पहचाना जाए और जो जिस बच्ची के अंदर, जिस बेटी के अंदर जो प्रतिभा है उसको मौका तो दे। मौका ही नहीं दिया जाता कि इतना क्या करना है पढ़ के, घर का काम करना है इसको। मैं ये नहीं कहती कि घर का काम नहीं करना, वो कार्य है, वो आवश्यक है, वो करना है,
वो करना है, लेकिन उसके दूसरा जो वो बनना चाहती है, जो उसके अंदर एक क्रियोसिटी है, पैसन है, प्रतिभा छुपी हुई है, उसे अवसर तो दे, उसे अवसर दिया जाना चाहिए। तो मतलब अपने आप को सिद्ध कर सके, यानी मौके देने होंगे उनको, ताकि वो बराबरी के स्तर पर आ सके उनसे। और सबसे बड़ी बात है, अवसर की असमानता जो हम देते हैं बेटी को, उसको परिवार से ही दूर करना होगा। बिल्कुल दूर करना होगा। वो एक पहला पायदान है जहाँ से शुरुआत होगी। और परिवार, अगर आप कहें, समाज की पहली इकाई परिवार ही है। परिवार की बॉन्डिंग ही तो समाज है। तो वहाँ से ये समस्या अगर दूर हो गई, समानता शुरू हो गई, तो समाज में अपने आप समानता आ गई। समाज में समानता आ गई, सशक्तिकरण आ गया। फिर पुरुषों की सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है ना, उसी तरीके से महिलाओं की सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी और वो सशक्त होंगी। एक माँ की क्या भूमिका होती है? क्योंकि माँ जो है, ये कहा जाता है कि पहली गुरु होती है, बेटे की भी और बेटी की भी। तो एक बच्ची शुरू से ही अपने आप को सशक्त मान के पाली जाए, तो माँ की भूमिका क्या हो? देखो, मैं यहाँ कहूँगी, फिर बात करूँगी, मैं माँ की भूमिका को मैं बच्ची के लिए सीमित नहीं करूँगी। माँ की भूमिका मैं बच्ची के लिए भी और लड़की के लिए भी और लड़के के लिए, मैं दोनों के लिए माँ की भूमिका को निर्धारित करूँगी। और मैं ही नहीं, सभी माँ को बच्चे सभी बराबर होते हैं, तो वो दोनों का पालन पोषण एक जिम्मेवारी के साथ, और दोनों को तहजीब सिखाएं, दोनों को जीना सिखाएं, आगे बढ़ना सिखाएं और जीतना सिखाएं, और जीतने के साथ साथ हारना भी सिखाएं, और हार के पुनः जीतना भी सिखाएं, समाज में जीना सिखाएं। बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं मदर के ऊपर। बिल्कुल सही कहा आपने कि माँ शुरू से ही बच्ची को अगर ये सब बातें सिखाएगी, संस्कृति की बातें, संस्कारों की बातें, मर्यादा की बातें, तो बेटी जो है वो अपने आप को कभी भी अशक्त महसूस नहीं करेगी। देखा ही जाता है कि जब बेटी का जन्म होता है तो परिवार में अपने आप एक सोच आती है कि ये तो पराई अमानत है। देखो, ये सोच निस्संदेह आती है। उस सोच के आने के कई कारण हैं। उस सोच के आने के कई कारणों में से मुख्य कारण है शादी करना। शादी, अब उस बात पे मैं नहीं आऊँगी, दहेज पे, सिर्फ शादी पे आऊँगी। कहने को एक सामान्य शादी है, लेकिन एक लड़की की शादी में बाप की, और ना केवल बाप की, एक पूरे परिवार की, जब से वो बच्ची पैदा होती है तब से वो अपने अरमान बांधना शुरू कर देता है, तब से वो संचित करना शुरू कर देता है, तब से वो कार्य करना शुरू कर देता है, और अपने दिल के टुकड़े के लिए अपने आप को फना कर देता है। और फिर वो उस बच्ची की शादी करता है, कहीं से किसी कोने में कमी नहीं छोड़ता है। और फिर उस बच्ची को आगे जाके अगर कहीं से सुख नहीं मिलता या कहीं से उसको परेशान किया जाता है, तो उसको देख करके ना केवल वो, और सभी के मन में आएगा निसंदेह, अगर मेरा ये बेटा होता तो दूसरी, वहीं पे मैं बात करना चाहूँगी, एक बेटी है, एक का बेटा है। वो बेटी वाला जो है, जब बेटी ने जन्म दिया तभी से संचय करने लग गया, तभी से वो जिम्मेवारी का एहसास करने लग गया। अरे मैं तो कहती हूँ कि दोनों को जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरा बेटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुदा हूँ या मेरा मतलब मैं शहंशाह हूँ। अरे एक नेक इंसान, एक नेक बच्चा बनाना है। आपकी भी सोच अच्छी हो, बच्चे की भी सोच अच्छी हो, और इसी तरीके से वो एक लड़की आए तो क्यों माँ बाप को उदासी हो, क्यों बच्ची के जन्म को मातम में बदला जाए। ये जो परिस्थितियां हैं वो बेटी के जन्म को मातम में बदलने पे मजबूर करती हैं। ये कुरीतियां जिसको कहा जाएगा। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अब बेटी की जन्म पर भी खुशियां मनाई जाती हैं। अब बेटे को भी बताया जाता है कि कभी काम के लिए या किसी और कारणवश उसे भी घर छोड़ना पड़ सकता है। तो ये परवरिश के अंदाज में जो बदलाव आया है वो कहीं ना कहीं हमें दिखता भी है। अभी आपने जिक्र किया कि मैं दहेज की बात नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि आप एडवोकेट हैं और ऐसे मामले से आपको बहुत ज़्यादा दो चार होना पड़ता है, तो दहेज जैसी जो कुरीति है, इसको ज़मीनी तौर पर परिवार किस प्रकार रोकने में अपनी मदद कर सकते हैं? देखो, ये एक मेंटल लेवल फिनोमेना है। ये एक सोच का फिनोमेना है कि आपकी सोच सकारात्मक है, आप अच्छी सोच के धनी हैं, और आपको मायने नहीं रखता, आप मनी माइंडेड नहीं हैं, आपको एक बच्चे से लगाव है, एक काबिल लड़की आपको चाहिए, आपको
काबिल लड़की चाहिए तो फिर मनी मैटर और वो चीज़ें तो मायने ही नहीं रखती। अरे बच्चा काबिल, आपके संस्कारित बच्चा आपके घर में आ गया, वो आपके घर में संस्कार बनाएगा, अरे कमाएगा, समाज में आपके परिवार में खुशबू फैलाएगा, 2 परिवारों की इज्जत बढ़ाएगा, अरे और क्या चाहिए। बिल्कुल। तो यानी हमें इस बात को रखना होगा अपने जहन में और अपने परिवार में इस तरह का माहौल भी तैयार करना होगा कि बेटी आए, पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, आत्मनिर्भर हो, दहेज की जरूरत अब नहीं होनी चाहिए। अरे बिल्कुल भी नहीं, और ना प्रत्यक्ष तौर पर ना अप्रत्यक्ष तौर पर। बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्यक्ष तौर पे कई बार, कई मायनों में, मैं आपको यहाँ पे अपने प्रोफेशन से मैं जोड़ के अगर बात करूँ, इनडायरेक्ट तरीके से पहले कह देते हैं कि अरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अरे बाद में उस बच्ची को परेशान किया जाता है। बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्चा सुंदर है, और फिर उस बच्चे को मानसिक प्रताड़ना दी जाए तो फिर माँ बाप क्या सोचेगा, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। अरे बच्ची की सुंदरता में कमी नहीं, अरे उसके विचारों में कमी नहीं, संस्कारों में कमी नहीं, पढ़ाई में कमी नहीं, फिर क्या कसूर है बच्ची का? जो परमात्मा ने उसको एक लड़की बना दिया, एक वो कसूर है उसका। इसीलिए सोच में बदलाव, सोच में बदलाव हुआ। महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य तक अगर पहुंचना है तो सोच को बदलना होगा। सोच को बदलना होगा। सोच ना केवल महिलाओं की भी, इसके अंदर दोनों की सोच बदलनी आवश्यक है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ जो है इस मामले में पुरुष प्रधान है तो वही समस्या है, नहीं, दोनों की सोच योगदान देती हैं। दोनों की सोच में बदलाव होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही। तभी ये कार्य संभव हो सकता है। तो हम बेटियों को पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको कामकाजी महिला के रूप में उनको अपनी भूमिका अदा करने का मौका भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटियों की सुरक्षा का सवाल हर माँ बाप के जहन में आ ही जाता है। खासतौर पर बेटी अगर किसी भी कारणवश परिवार से दूर है, अकेली रह रही है, तो बेटियां अपनी सुरक्षा खुद करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ शिक्षा है तो वहाँ बेटी के पास शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है। वो डिजिटल नॉलेज रखती है, किसी भी परिस्थिति में वो परिस्थिति को भांप करके किसी को उसी वक्त डायल कर सकती है नंबर, हेल्प ले सकती है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि विचारों के साथ साथ मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से भी लड़कियों को मजबूत होना चाहिए, ताकि किसी न किसी विपरीत परिस्थिति का भी वो सामना कर सके। बिल्कुल। तो होता क्या है श्रीलता जी कि जब हम बच्चों की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि पढ़ी लिखी लड़की है, वो आज़ाद ख्यालों की है। इन आज़ाद ख्यालों के साथ में अपने परिवार, अपने संस्कृति को बनाए रखना किस प्रकार आपको लगता है ज़रूरी है? देखो, ये आपने बहुत ही आवश्यक और आज की ज़रूरत का प्रश्न पूछा, और मेरी दिल आत्मा की आवाज़ को आपने कुरेदा है। जहाँ आज़ाद ख्यालों की बात करूँ, शिक्षा का मतलब ये नहीं है, आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि आप यू आर फ्री टू डू एनीथिंग एंड एवरी वर्क। नो, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप कार्य कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं, आप जहाँ जो खाना चाहें खा सकते हैं, जो पहनना चाहें पहन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भी आप परिवार को मतलब दरकिनार कर देंगे, आप रिश्तों को दरकिनार कर देंगे, नहीं। आप आत्मनिर्भर हैं, आप सुझाव लेंगे भी सही, आप सुझाव देंगे भी सही, आप जाएंगे इधर वह है। अब आपके साथ क्या होगा कि पहले क्या होता था, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं होती थी महिला के, अरे एक उसके साथ जाता, उसके साथ आता, 2 व्यक्तियों का समय मैं कहूँगी वेस्टेज होती थी। अब वो आत्मनिर्भर है, वो गाड़ी चलाना जानती है, वो नेट यूज़ करना जानती है, वो बाई एयर प्रोसेस को जानती है, वो हर जगह जा सकती है, काम करके अपना घर आ सकती है, अपने घर वालों से संपर्क में रहती है। तो आज़ादी का ये देखो, शिक्षा का तो ये मायने है। ये मायने नहीं है कि भी आप पेरेंट्स को बताएं ना, आप अपने हस्बैंड को बताएं ना कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये आज़ादी का मायना नहीं है। आज़ादी के साथ कुछ सीमाओं को भी चुनना होगा। सीमाएं को चुनना नहीं होगा, सीमाएं तो हैं हमारे संस्कार में सीमाएं हैं। हमारे भारत का नाम आते ही सीमाएं आ जाती हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं, विश्व हमारी संस्कृति को मानता है, तो हम दूसरे देश की संस्कृति को क्यों माने? अपने देश को संस्कृति को माने, विचारों को माने, संस्कारों को माने। तो बंधन नहीं है, वो हमारे अंदर के विचार हैं और सभी बच्चों को मानने चाहिए।
सभी महिलाओं को मानने चाहिए। जब हम मानेंगे तभी तो बच्चों को दे पाएंगे, तभी हमारी बात का असर होगा। बिल्कुल, आप कानूनी विषयों की जानकार हैं और अपने साथ में बहुत से छात्र छात्राओं से हमेशा जुड़ी रही हैं। तो एक अध्यापक के रूप में आप किस तरह के गुणों का विकास अपनी जो छात्राएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, उनमें आप देखना चाहती थी और आपने किया भी है? मैं आपको बताऊंगी। मैंने अध्यापन कार्य 35 ईयर्स अध्यापन कार्य किया है, और उस अध्यापन कार्य के अंदर मैंने कभी किसी बच्चे को डांटा नहीं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उनको डांटने की नौबत आई। बच्चों के साथ मैंने लड़कियों के साथ क्या किया, जब आवश्यकता हुई तो मैं मदर भी बनी, जब मुझे उसके करियर की बात आई तो मैं उसकी करियर काउंसलर भी बनी, जब मुझे उसकी आवश्यकता हुई कि बच्चा कहीं रास्ता ना भटक जाए तो मैं उसकी सहेली भी बनी, और उस बच्चे से मैंने वो बातें शेयर की जो वो एक फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहती थी, और वो किसी जंजाल में फंसी हुई थी, तो वो बातें उसने मेरे से बेझिझक शेयर की, और मैंने उस जंजाल से उन बच्चों को निकाला, और तरीके से निकाला, और बच्चे जो है संपर्क में रहे। और अभी भी कई बार, तो मैं आपको क्या बताऊं, अब बच्चियां हैं, काफ़ी अध्यापन करते हुए 35 साल का समय निकल चुका, अब बड़ी होगी, पहचान नहीं आती, भागती हैं, सुंदर सुंदर साड़ी पहने पाँव को हाथ लगाती हैं, फिर गौर से देखना पड़ता है, अरे ये तो रश्मि है, अरे ये तो श्वेता है, तो पहचान भी नहीं पाते। लेकिन उनका जो मान सम्मान है, आदर है बच्चों का, वो बरकरार है, इसी वजह से बरकरार है। बहुत बढ़िया। मतलब कहने का ये हुआ कि एक गुरु जो है वो सब तमाम तरह के रिश्तों को अपनी में समेटे हुए थे, ऐसी भूमिका आपने निभाई। आपको चलते चलते हमारे दर्शकों को आप महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं मेरे दर्शकों को संदेश से पहले पूछना चाहूँगी कि पुरुष सशक्तिकरण क्यों नहीं है, कि इसका मतलब तो कमज़ोर है ना कहीं। तो सभी भाइयों से, सभी बच्चों से, सभी मेरे सीनियर से मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं को सहयोग करें, और उनको उनके अंदर काबिलियत है, महिलाओं के अंदर एक मौका दीजिए, और आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने का एक सुनहरा अवसर उनको प्रदान कीजिए। ये मेरा संदेश है। दर्शकों, एक जलता हुआ सवाल उठा दिया स्नेहलता जी ने कि पुरुष सशक्तिकरण क्यों नहीं। यहाँ पे हमें अपनी सोच को बदलना होगा, और हम चाहेंगे कि दोबारा कभी हमें ऐसे विषयों पर, महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर चर्चा ना करनी पड़े। ऐसा माहौल हमें अपने आसपास बनाना होगा, समानता को जमीनी स्तर पर लाना होगा। स्नेहलता जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हमें अपना वक्त दिया, कीमती जानकारी दी इस विषय पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।